नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों, अपन लास्ट क्लास के अंदर चौथे अध्याय तक सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज अपन आपके पांचवें अध्याय की बातचीत करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। इससे पहले अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर अबाउट सेक्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, या फिर डायरेक्ट आप इस चैनल के वीडियो के पास में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहां जाकर के सारी जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो के अंदर ये जो ऊपर आई बटन दिख रहा है ना, इस आई बटन ऐसे आई करके लिखा हुआ आता है वीडियो के ऊपर, वहां पे भी आपको मिल जाएगा लिंक। तो आप वहां पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी आप कर। और आज अपन आपके देखेंगे पांचवें अध्याय को। इसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य में समझते हो, राजा का जो राजा, राजा का जो राज्य होता है वो राजा में आपको पता है। और एक प्राचीन गणराज्य मतलब एक प्राचीन कोई जमाने का आपका राज्य होगा, उसके बारे में बातचीत करें। तो जूम हाँ बहुत है। चुनाव का दिन, जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। देखो, दो तीन मोटी मोटी चीजें आप समझो भाई साहब। इसने क्या चीज देखी कि इसने देखा कि वोट डालने जा रहे हैं। अब बताओ वोट डालना क्या होता है। वोट डालना होता है कि किसी की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो जाती है ना, तो उसे वोट देने का अधिकार है। यानी अपनी पसंद की सरकार चुनने का जो अधिकार होता है, या उसको उसका चुनाव करने का जो अधिकार होता है, उसको बोलते हैं वोट डालने का अधिकार। जैसे अपन आपकी राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, उसके अंदर बातचीत करेंगे तब अपन पढ़ेंगे आपका वयस्क मताधिकार करके कुछ शब्द आएंगे, उनको बारे में देखेंगे। तब आपको मैं अच्छे से इस चीज को क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, चलो। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्ष से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतदान का मतलब भी वोट देना होता है, ठीक है ना, वोट देना। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3,000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब यहाँ अपने को ये चीज बताई गई है कि भाई ये लोग है ना शासक कैसे बने। शुरू से बात करें, अभी नहीं। अभी तो अपने भाई मान लो कि केंद्र सरकार के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उनको अपन ने अब भाई आप तो अभी बच्चे हो, आपके माता पिताओं ने उनको वोट दे करके सरकार बनाई और वो शासक बन गए और भारत सरकार चला रहे हैं। लेकिन अगर शुरुआती दौर की बात करें कि शुरुआती दौर में राजा बनने की क्या प्रक्रिया थी, किस प्रकार की प्रक्रिया होती थी, तो पहली प्रक्रिया क्या दिखी अपने को यहाँ पे कि जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। ये बात तो ठीक है, क्लियर हो गई। उसके बाद में धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और एक नई प्रक्रिया आई जो आपके यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से दी हुई है, जो आपके इम्पोर्टेंट है, इसको समझो। अश्वमेध यज्ञ। कैसा यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न होता था और इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। देखो, पहली चीज तो आपने देख ली कि भाई भाई राजा बनते थे तो लोगों के द्वारा वोट करके बनाए जाते थे। लेकिन उसके बाद में एक प्रक्रिया अपन ने अभी यहाँ पे देखी कि भाई साहब अश्वमेध यज्ञ क्या चीज है। देखो इधर देखो, अश्वमेध यज्ञ। अश्व का मतलब क्या होता है पता है आपको। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है।
अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है घोड़ा। अब इसमें सिस्टम ये होता था कि जैसे मान लो मुझे राजा बनना है, तो मैं राजा तो बन गया, लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं शासक बन गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को अश्वमेध यज्ञ करना है, तो मैं किस तरीके से उसको संपन्न कर पाऊंगा। तो देखो, अश्वमेध यज्ञ को सही तरीके से संपन्न करने के लिए एक घोड़ा लाया जाता था। कि जैसे मान लो ये यहाँ पे एक घोड़ा लेके आ गए, ठीक है ना। इस घोड़े के ऊपर नाम वगैरह वहां का ध्वज वगैरह लगा के उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और जो मुख्य राजा होता था वो आपके यहाँ पे यज्ञ करने बैठ जाता था, ठीक है ना। वो ओम स्वाहा करता था। अब इस घोड़े को छोड़ दिया, यानी ये घोड़ा जहां से घूम करके वापस आएगा वो उतनी जमीन इसकी। तो मान लो ये घोड़ा यहाँ 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 आया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कोई राजा है, मान लो ये यहाँ इस जगह से निकला, घूमता घूमता यहाँ पहुंचा, और यहाँ पे कोई दूसरी जगह वाला शासक है। वो इस घोड़े को देखेगा और इसके ऊपर नाम वगैरह लिखा हुआ है कि भाई किसका घोड़ा है, कौन ये ने किस व्यक्ति ने इसको छोड़ा है और यज्ञ के दृष्टि से छोड़ा गया। तो वो देखेगा कि अगर ये वाला राजा अगर ताकतवर है तो ये इसके साथ में युद्ध नहीं करेगा और इस घोड़े को आगे जाने देगा। इसको लगता है कि मैं उसको हरा सकता हूँ और घोड़े को रोक लेता है, तो जो अश्वमेध यज्ञ करता है उस राजा के साथ में इसको युद्ध करना पड़ता है। और फिर ये वापस ऐसे घूमते घूमते कोई नहीं रोकता है तो ये वापस इस जगह आ जाता है। और इस जगह जितने क्षेत्र में वो घोड़ा घूम करके आया, वो उस पूरी जगह का अधिकार किस राजा के पास होगा जिसने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और इस चीज को थोड़ा अच्छे से क्लियर करना कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। कि एक राजा होता है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाता है, जिसके अंदर एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर वह स्वतंत्र विचरण वाले घोड़े को कोई अन्य राजा उसको रोक लेता है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ में युद्ध लड़ना पड़ता है। और अगर वो युद्ध नहीं करता है तो ये मान लिया जाता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है वो उस राजा से शक्तिशाली है। और जहां से जिस क्षेत्र से घोड़ा घूम करके वापस आया है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो आपके इसका हो जाएगा जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, ठीक है। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधित, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अब ये जब यज्ञ होता था तो सभी घर वाले बैठते थे, मंत्र पढ़ते थे और कई आहुतियां देते थे, वैसे ओम स्वाहा स्वाहा करते थे, ठीक है। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना था, और अन्य जो भी लोग थे आपकी तरह और मेरी तरह, वो मस्त यूं बैठ के ये सारा सीन देखते थे बैठे बैठे, वाह मजा आ रहा है यूं, ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव, अब देखो पुरोहित जो होता था वो क्या करता था, पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता रहता था। विष अथवा वैसे जन जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, और जो सामान्य लोग थे वो राजा के लिए उपहार लेकर आते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल होने नहीं दिया जाता था। अब एक शूद्र एक जाति होती थी, और जो पुरोहित लोग थे ना वो कुछ लोगों को शूद्र मानते थे, और शूद्र को माना जाता था अशुद्ध माना जाता था। अशुद्ध का मतलब है कि उनको नीचा माना जाता था, इस तरीके से, ठीक है ना। और शूद्र मानते थे, और कई अनुष्ठानों में शूद्र को आने ही नहीं दिया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो यहाँ पे जो वर्ग शामिल था वो आपका शासक वर्ग शामिल है। आगे देखो, अभी इसमें देखेंगे वर्ण। ये वर्ण क्या चीज है, देखो। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। देखो, ऋग्वेद के बाद में आपके जो तीन ग्रंथ लिखे गए हैं ना, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कौन से ग्रंथ? सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये जो तीन ग्रंथ लिखे गए हैं, इन तीनों ग्रंथों को आपका कहा जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ, यानी वैदिक ग्रंथ के बाद में लिखा गया। देखो, ऋग्वेद तो आपका पहले लिख दिया गया, और बाद के 2 और 3 और 4 नंबर के जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको कहा जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ, ठीक है ना। उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है? सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। भाई वेद कितने? 4 है, लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से हैं, या उत्तर वैदिक या वेद कौन कौन से हैं? तो 3 है, सामवेद,
यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, देखो उस समय कौन कौन से वर्ग थे, तो पुरोहित था, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक और शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्रह के निर्धन थे। ठीक है ना, तो इस तरीके की जो स्थितियां थी वहां पे मौजूद थी। आगे देखो, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर रखा था। और पुरोहित जो थे, जो मंत्र वगैरह पढ़ने का कार्य करते थे, इन्होंने क्या किया था कि यहाँ के जो लोग थे उनको 4 वर्गों में विभाजित कर रखा था, और जिसको कहा जाता था वर्ण। क्या कहा जाता था? वर्ण। तो अब समझ में आया वर्ण किसे कहते हैं? तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर, वर्गों का मतलब भाग, 4 भागों में विभाजित कर रखा था, जिसे वर्ण कहते हैं। और इन पुरोहितों के अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए। और जो पहला वर्ण था वो था ब्राह्मण, और उनका काम था वेदों का अध्ययन करना। किसका काम? ब्राह्मणों का काम दिया गया था। और ब्राह्मणों को जो काम दिया गया था वो था वेदों का अध्ययन करना। उसके बाद में, ये पहला तो हो गया, उसके बाद में दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और इनका काम जो था वो केवल युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। और तीसरे नंबर पे जो स्थान था वो विश्व तथा वैश्य का था। इसके अंदर कृषक और पशुपालन के साथ साथ व्यापार करने वाले लोग शामिल थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ में आने का अधिकार प्राप्त था। देखो, क्षत्रिय और वैश्य, इन दोनों को यज्ञ में आने का अधिकार प्राप्त था। और वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, और इनका काम 3 वर्णों की सेवा करना होता था, और इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया, और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ थोड़ी वर्ण व्यवस्था को अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आपके थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो, वर्ण व्यवस्था किसने बढ़ाई? पुरोहितों ने बढ़ाई। किसने बढ़ाई? जो पुरोहित होते थे उन्होंने बढ़ाई। कितने वर्ण व्यवस्था बढ़ाई? 4 बढ़ाई, और सबके कार्य अलग अलग। कार्य क्या था? अलग अलग कार्य। देखो, सबसे पहले जो वर्ण था वो थी आपकी, क्या क्या वर्ण थी? आपका जो था वो था ब्राह्मण। ब्राह्मण का सिर्फ कार्य था यज्ञ करना और अनुष्ठान करवाना। दूसरे नंबर पे आपके था राजा या शासक। इनका काम था युद्ध प्लस रक्षा। ठीक है। तीसरे नंबर पे अपने थे विष या फिर वेश्ये, और इनका काम था पशु प्लस कृषि प्लस व्यापार। ठीक है। और चौथे नंबर पे जो थे वो थे शूद्र। ठीक है ना, शूद्र थे, नीची जाति के लोग। और ये शूद्र जो करते थे, इन तीनों लोगों की सेवा करते थे। ये लोग क्या करते थे? सेवा करते थे। और ये जो शूद्र थे, इनको क्या किया जाता था? वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेद नहीं पढ़ते थे। वेदों का प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास, शासकों के पास, और जो विश्य था, वैश्य था, इन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। और साथ ही साथ बात करें, शूद्रों को, प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था, और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन मतलब नहीं करना पड़ता था, या उन्हें नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, तो बात समझ में आई मेरी आपको? ये चीज ध्यान रखना। कौन सी चीज ध्यान रखनी है? महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। और पुरोहितों ने क्या कहा कि जो सभी वर्ण है, इनका आधार का जो निर्धारण है वो जन्म के आधार पर होता था, यानी जिसके घर में जन्म हुआ वो वही बनेगा। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण के माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्रह शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे, और इन लोगों से संपर्क अपवित्र
माना गया था। देखो ये भेदभाव की नीति कहाँ से शुरू होती है, बहुत पहले से शुरू होती है, अभी से नहीं है। तो अपन जैसे कहते हैं कि भेदभाव होता है ये वगैरह, ये भेदभाव की नीतियां जो है कोई अभी नहीं बनी, ये बहुत पहले बन चुकी थी और ये कई सालों से चली हुई आ रही है। तो देखो भेदभाव कैसे शुरू हुआ, यहाँ देखो, अभी पहली बात तो उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके बाद में कुछ वर्गों को अछूत माने जाने लगा। किसको माने जाने लगा, कि जो शिल्पकार है, शिकारी है, या भोजन इकट्ठा करते हैं, या फिर जो लोग जो शव को दफनाने का काम करते हैं या फिर शव को जलाने का काम करते हैं, उन लोगों को अपवित्र माना गया। यानी उन लोगों से आप संपर्क नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। ये प्रक्रिया बहुत ही पहले प्रारंभ हो चुकी। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण वर्ण निर्धारण के सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी और यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का विरोध इसलिए क्यों किया कि सबको समान अधिकार नहीं था ना, सबको एक जैसा अधिकार नहीं था, इसीलिए। ठीक है। ओके 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 ओके। हम्म। चित्रित धूसर पात्र। अब ये जो एक बर्तन दिख रहा है नीचे, वो आपका चित्रित धूसर पात्र है। इस तरह के पात्रों में, पात्र का मतलब होता है बर्तन, ठीक है ना। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये चित्र बनाया हुआ है। इसलिए इनको कैसे पात्र कहते हैं, चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है, जिसके ऊपर खास तरीके की क्या होती थी, कलाकारी की होती थी। और चित्रित धूसर के अंदर ज्यादातर आपके थालियां आती थी और कटोरियां इसके अंदर शामिल होती थी। आगे पढ़ेंगे जनपद नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा हो रहा है आलस टाइप, क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं पी। ठीक है ना, वैसे चाय पीना गलत बात है, पर क्या करें। ठीक है, तो हम चाय पी के आपसे फिर क्लास लेते हैं। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लो, और और ये है ना, इसका लिंक है ना, अपने फ्रेंड को शेयर करो कि यहाँ पढ़ लो आप अच्छे इतिहास को। ठीक है, ये इतिहास अपनी कंप्लीट होने के बाद में अपन आपकी पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, आपके मैथ पढ़ेंगे।